शेयर्स का है मैंने, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, वादा किसका किया हुआ मैंने? शेयर्स का, 1000 शेयर्स का, यानी 5 लाख शेयर्स का। अगर इस वक्त जो शेयर मार्केट में चल रहा है उसकी फेयर वैल्यू बनती है 40 रुपए, 40 रुपए बनती है, और हम जो वो एम्प्लॉय था उसके तो ख्वाब बने हुए थे ना कि मुझे 40 रुपए का शेयर मिल जाने वाला है। वो तो अपनी तरफ से 40 रुपए का फायदा सोच के बैठा हुआ है, तो हमने उसके ख्वाब तोड़ दिए 40 रुपए वाले। दोबारा, कैंसिलेशन डेट के ऊपर अगर शेयर की मार्केट में प्राइस 40 रुपए चल रही है तो ये एम्प्लॉय 40 रुपए के ख्वाब दे के बैठा हुआ है ना। नहीं नहीं, 20 रुपए के ख्वाब नहीं दिखाए थे, ये 20 रुपए वैल्यू थी ग्रांट डेट की, ये ग्रांट डेट की वैल्यू थी। अब 2018 आ गया हुआ है। लेकिन ये तो तब हमने चेंज करनी है ना जब वो रिलायबिलिटी। अरे मेरे बच्चे, मैंने इस एंट्री में कहां 20 को चेंज कर दिया है? 20 को चेंज नहीं किया, ये तो हम अकाउंटिंग में 20 इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन उस एम्प्लॉय को दुनिया की खबरें तो हैं, उसको पता है ना कि शेयर मार्केट में 40 रुपए का हो गया हुआ है, वो तो नजर आ रहा होगा उसको, या उसको भी 20 रुपए ही दिख रहा होगा एनक से। ये 20 रुपए ही रखा है मैंने, इसको चेंज नहीं किया। अकाउंटिंग मैंने 20 के हिसाब से ही की है। आपको ना वैसे 10 मिलियन अभी तक हजम नहीं हुआ। सर मुझे ना ये कंफ्यूजन हो रही है, देखिए हमने शेयर को वादा किया था 20 रुपए के हिसाब से देने ग्रांट डेट। ये कब वादा किया था कि 20 रुपए वाला शेयर देंगे तुम्हें? ये हमने वादा किया था 5 साल के बाद तुम्हें 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। ये थोड़ी कहा था कि छोटे वाला शेयर नहीं, बड़े वाला, 50 वाला शेयर निकालो, ये वाला शेयर देंगे तुम्हें। शेयर देने थे, हमने इसकी फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे कैलकुलेट की, वो 20 रुपए थी, और अपनी अकाउंटिंग पूरी 20 रुपए पे चला दी। वैसे मार्केट में शेयर की प्राइस चेंज नहीं हो रही होगी, तो जो एम्प्लॉय है वो देख देख के खुश नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा ना। तो हम अपनी बुक्स में भी इसको चेंज कर रहे हैं? नहीं। अब ठीक है, पक्की बात है। 2018 में जब हमने कैंसिलेशन कर दी तो उस वक्त हमने फॉरेन 6 मिलियन और रिकॉर्ड 6 मिलियन फॉरेन एंट्री की, और हमारी बुक्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 10 मिलियन रुपए का आ गया। चूंकि हमने वादा कैंसिल कर दिया तो अब लोग बुरा माने हैं, उनको मुतमईन करने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। ये पैसे देना सेटलमेंट है। फिर मैंने एक बात की कि अगर आज जब कैंसिलेशन हो रही है, मार्केट में शेयर 40 रुपए का पहुंचा हुआ था, एम्प्लॉय को वादा है ना शेयर मिलने का, और जैसे जैसे मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ रही है, एम्प्लॉय खुश हो रहा होगा, ख्वाब देख रहा होगा, तो उसकी खुशी खत्म कर दी ना हमने, तो बदले में उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम ये पैसे 40 रुपए के अंदर अंदर दे रहे हैं तो फिर ये ऐसा ही है कि जैसे हम उनसे उसके जो एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर्स बायबैक का, पता क्या लगता है नाम से? सर जो उसके पुराने शेयर हम वापस लेके नए इशू कर देंगे उसको। हम कहते हैं शेयर्स वापस कर दो, पैसे ले जाओ। इसको शेयर रीपरचेज करना, बायबैक करना कहते हैं। जब हम शेयर होल्डर से शेयर ले लेंगे, उनको पैसे दे देंगे, तो अपना शेयर कैपिटल कम कर देंगे ना। ये एक अलग मसला है कि शेयर कैपिटल कम करना है या अलग से ट्रेजरी शेयर्स के नाम से डेबिट करना है। इन टोटल इक्विटी कम हो जाती है। शेयर्स
जब खरीदे जाते हैं, किसी के शेयर्स की नहीं बात कर रहा मैं, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बुलाया, कहा यार पैसे चाहिए, ये लो पैसे, हमारे शेयर्स हमें वापस कर दो। तो जो हमारे इशूड शेयर कैपिटल था वो कम कर लिया ना हमने, इसको कहते हैं कि हमने इक्विटी रीपरचेज कर ली। इक्विटी रीपरचेज करने को मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाके दोबारा जिक्र करूंगा। इक्विटी रीपरचेज करना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करूंगा जिक्र। वैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, FAR 2 FAR 1 में पढ़ा होगा कि ट्रेजरी शेयर, जब आपको चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाई गई होगी ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो उसमें ट्रेजरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर नहीं भी पढ़ा या पढ़ा था और भूल गए हैं तो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाना है। अभी बता रहा हूं कि अगर कंपनी अपने इशूड शेयर्स जिन लोगों को इशू किए हुए थे उनसे कहे मुझे वापस कर दो, ये लो पैसे, तो इसको कहते हैं कंपनी ने अपनी इक्विटी रीपरचेज कर ली। क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? एक्सपेंस बनना चाहिए, कैपिटल कम होना चाहिए ना, या अगर हम अल्फाज की गहराई में ना जाएं तो इक्विटी कम होनी चाहिए। तो अगर तो ये दिए जाने वाले पैसे इससे कम ही हैं, यहां तक है मैक्सिमम, ये क्या बताया मैंने, इस डेट पे जो शेयर की प्राइस 40 मार्च, तो उसको हम इक्विटी में ही डेबिट करेंगे। हम यही समझेंगे कि अपने शेयर्स हमने बाय बैक कर लिए। लेकिन अगर हम इतने जज्बाती हो गए हैं कि इससे ज्यादा पैसे उसको दे दिए, तो जितने एक्सेस दे रहे हैं वो हम फॉरेन एक्सपेंस बनाएंगे। लोग नाराज हो गए, हम उनको पैसे देने लगे, ये पैसे देना सेटलमेंट है। अगर उतने पैसे दे रहे हैं जितनी उन शेयर्स की उस वक्त मार्केट वैल्यू है, तो उस हद तक तो ये इक्विटी की कमी ऐसे ही समझा जाएगा जैसे हमने अपने शेयर्स बाय बैक कर लिए। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो जितने ज्यादा दे रहे हैं वो एक्सपेंस माना जाएगा। ये पेज 10 के ऊपर, पेज 9 के ऊपर पॉइंट 2 पढ़ लें। सर इनकी कंपाउंड एंट्री करेंगे हम। कंपाउंड एंट्री कर देंगे यार, उसमें क्या हर्ज है। अगर हम 45 रुपए दे रहे हैं तो ये 45 क्रेडिट, ये 40 क्रेडिट और 5 P&L डेबिट। जी पॉइंट नंबर 2। पढ़िए। ठीक है, अगर हम कैंसिल कर रहे हैं और पैसे देने की बजाय नए इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं
और बस। तो फॉरेन एक्सपेंस कैंसिल कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, तो फॉरेन एक्सपेंस और जो पैसे दिए हैं अप टू द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू, शेयर्स बाय बैक, और उससे ऊपर दे रहे हैं तो P&L। तीसरी चीज, कैंसिल कर रहे हैं और नए इशू कर रहे हैं। यानी हमने पहले उनको कहा था कि तुम्हें 1000 शेयर्स देंगे हर बंदे को, 5 साल पूरे कर लो। तो अब हम कह रहे हैं कि नहीं यार ये ज्यादा हो गया है, तो हम इस बात पे शर्मिंदा हैं, तो तुम भूल जाओ पुरानी बातें, इधर आओ, हम तुमसे नया एग्रीमेंट करते हैं। हम तुम्हें जो शेयर्स दे रहे थे उनकी बजाय हम तुम्हें शेयर ऑप्शन दे देते हैं। सर ये मॉडिफिकेशन नहीं हो जाएगा फिर? सुन लें पूरी बात, हम चेंज करके हम कहते हैं तुम्हें इसकी जगह हम कुछ डिफरेंट टर्म्स वाले इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं। पहले हमने उसको शेयर ऑप्शन दी हुई थी, लेट से दी नहीं हुई थी। शेयर ऑप्शन देने का वादा किया हुआ था, एक्सरसाइज प्राइस 30 वाली। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं वो हमने वो गलत कर दिया था, सॉरी, हम शर्मिंदा हैं अपनी बात पे। तो अब ऐसा करते हैं, छोड़ो यार, नया एग्रीमेंट करते हैं। अब उनसे हम पुरानी ग्रांट्स लेके नए दे देते हैं। तो ये कहलाएगी कि हमने कैंसिलेशन की और इशू कर दी रिप्लेसमेंट सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट, सॉरी। हमने कैंसिल किया और रिप्लेसमेंट कर दी, रिप्लेस कर दिया, जो पहले थे उनको लेके उतने ही नए और दे दिए, रिप्लेस कर दिया। अगर रिप्लेस कर दिया तो अभी आपने क्या बोला, क्या ये? हाँ, ये मॉडिफिकेशन ही की तरह ट्रीट होगा। कैंसिलेशन वाली बात भूल जाएंगे और इसको मॉडिफिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। क्या होता था मॉडिफिकेशन में? अगर फायदा हो रहा है तो या तो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू इंक्रीज थी तो पुराने को ऐसे जाने दिया, फेयर वैल्यू को रिमेनिंग के ऊपर एक्सपेंस बना दिया। या फिर इंस्ट्रूमेंट्स एडिशनल थे, पुराने को ऐसे ही जाने दिया और नए इंस्ट्रूमेंट्स रिमेनिंग के ऊपर बांट दिए। या फिर वेस्टिंग पीरियड चेंज थी, तो ये वेस्टिंग पीरियड चेंज, वेस्टिंग कंडीशन चेंज तो नहीं, ये तो हम बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो ये या तो वो फेयर वैल्यू वाला पॉइंट होगा या फिर नए इंस्ट्रूमेंट्स वाला पॉइंट होगा। सर नए इंस्ट्रूमेंट को उनकी अपनी फेयर वैल्यू। हाँ जी, तो इसमें हम इसको मॉडिफिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज ये आएगा, ट्विस्ट, वो भी अगर हुआ तो हो सकता है नए इंस्ट्रूमेंट्स भी दे रहे हो और चूंकि वो नाराज तो हैं तो उनको थोड़े से पैसे भी दे रहे हो। ये भी हो सकता है कि पैसे भी दे रहे हो। पहले हम लोग मॉडिफिकेशन के बाद वाली फेयर वैल्यू 8 रुपए, क्वेश्चन 8, मॉडिफिकेशन के बाद क्या फेयर वैल्यू हो गई? 8 रुपए, और मॉडिफिकेशन से
पहले हालात खराबी की वजह से क्या थी, 5 रुपए, ये ले रहे थे ना हम फेयर वैल्यू का डिफरेंस। अब हम इसमें एक लाइन और एडजस्ट करेंगे। अब से मुराद है कि अगर हम नई सिक्योरिटीज दे रहे हैं और कुछ कैश भी दे रहे हैं, और कुछ कैश भी दे रहे हैं, तो वो जो कुछ कैश भी दे रहे हैं ना, वो इस 5 में से पहले लेस होगा। यानी फर्ज कर हम 1 रुपया कैश दे रहे हैं, तो इसमें से पहले 1 रुपया लेस होगा, बाकी रह गया 4। अब 8 में से 4 माइनस होगा। ये पहले अंग्रेजी पढ़ लें, इसका एक सवाल देख लेते हैं, फिर बात और क्लियर हो जाएगी। ये जो मैंने पेज 9 के ऊपर बी लिखा हुआ है, बी कैंसिलेशन एंड रिप्लेसमेंट विद न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, ये पैराग्राफ पढ़ लें। इसके नीचे जो फार्मूला है ये देख लें, और क्वेश्चन नंबर 11 करके ज़बानी उसका सॉल्यूशन देख लें। मैं इतनी देर चाय पी लूं, आप ये क्वेश्चन 11 सवाल देखें, अगर कैलकुलेशन समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन देख लें, वो भी काफी है। चलें करें। हाँ जी, क्वेश्चन 11 देख लिया। अच्छा, एक और बात अभी मेरे जहन में आई है, हम ये जो 3 रुपए निकाल रहे होते हैं, कल जो किया था, या चलें इसी सवाल के डाटे की बात कर लेते हैं। 17 से वो 8 से 17 हो गया, 8 से 17 हो गया। हालात खराबी हुई, फेयर वैल्यू 8 पे गिर गई, हमने उसको इंस्ट्रूमेंट्स रिप्लेस करके दिए तो उसकी वैल्यू 17 हो गई। उस इंडिविजुअल को कितना फायदा हुआ? 9 का फायदा हुआ ना। ये 2 रुपए भी हम उसी को दे रहे हैं, तो 2 भी तो उसी का फायदा है, तो 9 + 2। तो आईएस ने वर्डिंग क्या लिखी कि इसमें से पहले आप वो जो कैश दे रहे हैं वो माइनस कर लें, फिर इसको इसमें से माइनस करें, तो बात वही आ गई ना। यार असल में ना आईएस आसान चीजों की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपने ओरिजिनल लॉ पढ़ा है? नहीं। ये जो लॉ होता है ना, कोशिश की जाती है कि इसकी वर्डिंग ऐसे परफेक्टली लिखी जाए कि हर मसले कवर हो रहे हों। हम देख रहे होते हैं अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से देख रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है सीधी सी बात थी ऐसे लिख देते, लेकिन ये हमारी तरफ थी। हो सकता है किसी को कोई और ऐसा एंगल नजर आ रहा होता, कोई उसके और मसले दिख रहे होते, किसी कोई और ऐसा एंगल नजर आ रहा होता, उसको कोई और मसले दिख रहे होते। तो स्टैंडर्ड जब नए बनाए जाते हैं तो सब इंटरेस्टेड लोगों से पूछ पूछ के जिन जिन को उसका असर जाता है उनको एक्सपोजर ड्राफ्ट भेजा जाता है। पहले डिस्कशन पेपर होता है, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट भेजा जाता है, फिर लोगों की तरफ से कमेंट्स आते हैं, तो वो उन सबको सामने रख के ऐसी फूल प्रूफ वर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि सब कवर हो जाए, तो इसलिए अजीब अजीब सा लगता है। तो जान के नहीं तंग करते, ये तो हमारे लिए समझना आसान है ना। तो मैंने कह दिया कि 2 रुपए उसको फायदा और मिल रहा है, तो 2 ऐड कर दें, तो उसने किसी वजह से लेस करवाया हुआ, लेकिन आपको समझाने में आसान था, तो मैंने कह दिया कि 8 से 17 तक 9 फायदा हुआ, और 2 रुपए हम उसको और दे रहे हैं, तो वो भी तो उसका फायदा ही हो रहा है ना, तो वो इसमें 2 और ऐड कर दिए।
हाँ, वो आईएस में कैसे कवर हुआ? पुरानी फेयर वैल्यू में से पहले ये माइनस करें, फिर जो बचे उसको नए में से माइनस करें, तो बात वही 11 की आ जाएगी। और चूंकि इसको मॉडिफिकेशन की तरह ट्रीट किया, तो जो पहले वाला मामला चल रहा था वो वैसे ही चलता रहा, और इस नए काम के लिए 2 साल हैं अब, तो उसको फिर 1/2 कर दिया। ओके, चलिए नोट्स पे आ जाए वापस। अगर ये जो हम रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, इसको रिप्लेसमेंट कहना मुनासिब नहीं लग रहा, एंटिटी को मुनासिब नहीं लग रहा कि इसको रिप्लेसमेंट कहा जाए। अच्छा, अब ये एंटिटी को मुनासिब नहीं लग रहा कि इसको रिप्लेसमेंट कहा जाए। अच्छा, अब ये सब्जेक्टिव बात है। आईएस ने इतना कहा हुआ है, इफ द एंटिटी डज नॉट आइडेंटिफाई न्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड एज रिप्लेसमेंट। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वैसे अंग्रेजी तो बोली जा ही सकती है, लेकिन मैं क्या कहूँ यार, ये मार्कर जो है ना वो ये डॉलर का है, मुझे वो स्नोमैन का मार्कर दे दो, या नीला है मुझे काला मार्कर दे दो, या ये पुराना हो गया मुझे नया दे दो। वो मुझे जब मार्कर देगा तो हम कहूंगा हाँ मार्कर रिप्लेस कर लिया, मार्कर रिप्लेस हो गया, तो मार्कर मार्कर से ही रिप्लेस हुआ ना। इसके लिए कहना मुनासिब है कि मैंने मार्कर रिप्लेस किया है। लेकिन अगर मैं मार्कर छोड़ के चौक पकड़ लूं, या मार्कर छोड़ के मैं लिखने वाला काम ही छोड़ दूं और पावर पॉइंट पे पढ़ाना शुरू कर दूं, कहूं यार मुझे वो जरा प्रोजेक्टर ला दो, तो कहने में ये इतना मुनासिब नहीं है कि मैंने मार्कर के साथ प्रोजेक्टर को रिप्लेस कर लिया। मतलब प्रोजेक्टर ने मार्कर को रिप्लेस किया है। रिप्लेस करना तो है कि जहां जो काम मार्कर कर रहा था प्रोजेक्टर वो काम कर रहा है, नहीं, प्रोजेक्टर का काम ही बदल गया हुआ है, तो उसके लिए रिप्लेस का वर्ड इतना मुनासिब नहीं है। तो हो सकता है पहले हमने उन लोगों को शेयर ऑप्शंस ग्रांट की हुई थी, अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं शेयर ऑप्शंस रहने तो तुम्हें हम शेयर्स ही ग्रांट करते हैं, तो उसके रिप्लेस का वर्ड इतना मुनासिब नहीं है। तो ये एंटिटी ने सोचना है कि कब इसको रिप्लेसमेंट कहना मुनासिब है, कब नहीं है। अगर नहीं है मुनासिब तो फिर आईएस ये कहता है कि आप उसको रिप्लेसमेंट वाला चक्कर रहने दें। आप समझें पुराना कैंसिल हो गया, सादा कैंसिल, और नए ऐसे ही हैं जैसे नए होते हैं, यानी अब एक नई ट्रांजैक्शन की कहानी शुरू कर दें।
फिर नए सिरे से कहानी शुरू कर दें। ये इसके नीचे एक डब्बे में कैश सेटल की हेडिंग से ऊपर एक डब्बा बना हुआ है, पेज 9 पे मिड में कैश सेटल्ड की हेडिंग से ऊपर एक डब्बा बना हुआ है कि अगर एंटिटी को लगता है कि ये नई जो हम ग्रांट दे रहे हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट कर रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट कहना मुनासिब नहीं है इनको, तो फिर इसको रिप्लेसमेंट वाली अकाउंटिंग करने की बजाय पुराने को कैंसिल मान लें, खत्म मामला, और फिर ये जो नए इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं इनके लिए फिर से कहानी शुरू कर लें, फिर से 1/5। नहीं नहीं, अब तो सब नया हो रहा है। अब अगर 3 साल ही वेस्टिंग पीरियड रखना है तो बस 1/3। कब की? अब की, क्योंकि अब ये नए कहानी शुरू हो रही है, पुराना सब क्लोज कर दिया। तो जो नए इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं उनको नया समझें, फिर से कहानी शुरू, और जो पुराने रिप्लेस हो गए, जो कहने को रिप्लेस हुए लेकिन एंटिटी को नहीं लग रहा कि रिप्लेस करना मुनासिब है इनको, तो पुराने को कैंसिल समझें और कैंसिल वाली अकाउंटिंग कर दें। ये हो गई मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन, और इक्विटी सेटल खत्म। सर ये क्वेश्चन में हमने स्पेसिफिकली बताया कि रिप्लेस 25 हो रहा है या नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल, इक्विटी सेटल खत्म। इक्विटी सेटल का एक छोटी सी समरी ताकि मैं फिर कैश सेटल पे जाऊं। इक्विटी सेटल में हम ये करते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को नॉर्मली, या फिर अगर किसी से गुड सर्विसेज भी खरीदी हैं तो उससे उनकी गुड सर्विस के बदले हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट कर देते हैं। अगर तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट बगैर किसी शर्त के हैं तो यकीनन वो उस पास्ट सर्विस या गुड के हैं जो हम उनसे ले चुके हैं, तो उनको फौरन के फौरन हम शेयर्स या शेयर ऑप्शंस दे देंगे फौरन। अगर कोई शर्त रखी है तो फौरन शेयर्स और शेयर ऑप्शंस नहीं देंगे, एक कागज लिख देंगे कि तुम्हारा हक है, ये शर्तें पूरी कर दो, कागज ले आना, तुम्हें बदले में शेयर और शेयर ऑप्शन दे देंगे। इस हक को क्या नाम दिया था? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। और इसी के नाम से अकाउंट भी क्रिएट कर लिया था। फिर आगे उसमें मुख्तलिफ केसेस थे कि हम इसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, टॉप प्रायोरिटी नहीं, तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी नहीं, जो कि शेयर ऑप्शंस की केस में होगा। तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, जो पहले फेयर वैल्यू होती है वो ग्रांट डेट की होती है। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू ही सारी जिंदगी यूज होती रहती है, लेकिन अगर इंट्रिंसिक वैल्यू वाला केस आ गया तो वो हर साल अपडेट होता रहता है। फिर उसमें हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्यूमुलेटिव करते हैं। ये हमारे बेस्ट अंदाजे होते हैं। किस बात के बेस्ट अंदाजे? कि इवेंचुअली जो एक्चुअली होगा ये वो हैं जो हर साल अपडेट हो रहे होते हैं। ये वेस्टिंग पीरियड है। अगर सर्विस कंडीशन है तो एक कंफर्म नंबर है, अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है और कंफर्म नंबर है तो ये कंफर्म नंबर है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो फिर भी अंदाजा तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मार्केट कंडीशन है तो वो अंदाजा बस पहली दफा का लगाया हुआ। लेकिन अगर अदर देन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन है तो फिर ये
रिवाइज होता रहेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो उसमें फिर आगे था कि बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर बेनिफिशियल है तो हम अब से ऑनवर्ड नए को रिमेनिंग पे कर लेंगे और पुराना जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। लेकिन अगर बेनिफिशियल नहीं है तो इग्नोर कर देंगे मॉडिफिकेशन को। फिर पढ़ी कैंसिलेशन, कैंसिलेशन तो अभी पढ़ाई, उसके रिकैप की क्या जरूरत है। इक्विटी सेटल खत्म। अब आते हैं कैश सेटल पे। वो ट्रांजैक्शन जिसमें हमने गुड्स और सर्विसेज ली हैं और बदले में कैश देना है, या तो कैश फौरन दे दिया जिसके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि फौरन दे दिया तो फिर तो पता है ना कितना कैश दिया है। इसमें मोस्टली यही होगा कि कैश अभी फौरन नहीं दिया होगा, कल देना होगा। तो कल कितना कैश देना होगा, यह बात डिपेंडेंट है शेयर की प्राइस पे। ऐसी ट्रांजैक्शन को कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब चूंकि हमने पैसे देने हैं, अभी नहीं दिए, लेकिन अगर गुड सर्विसेज लेनी तो क्रेडिट कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे देने। क्या क्रेडिट करें, लायबिलिटी। तो अब हम एक लायबिलिटी, पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड किया करते थे, अब लायबिलिटी क्रेडिट किया करेंगे। और या तो कैश फौरन दे दिया जिसके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि फौरन दे दिया तो फिर तो पता है ना कितना कैश दिया है। इसमें मोस्टली यही होगा कि कैश अभी फौरन नहीं दिया होगा, कल देना होगा। तो कल कितना कैश देना होगा, यह बात डिपेंडेंट है शेयर की प्राइस पे। ऐसी ट्रांजैक्शन को कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब चूंकि हमने पैसे देने हैं, अभी नहीं दिए, लेकिन अगर गुड सर्विसेज लेनी तो क्रेडिट कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे देने। क्या क्रेडिट करें, लायबिलिटी। तो अब हम एक लायबिलिटी, पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड किया करते थे, अब लायबिलिटी क्रेडिट किया करेंगे। और दूसरा फर्क ये पड़ेगा, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये बात सेम है, ये बात सेम है। अंदाजे चेंज होते रहेंगे। वेस्टिंग कंडीशन नहीं है तो फॉरेन एक्सपेंस, वेस्टिंग कंडीशन है तो ओवर द पीरियड एक्सपेंस। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंदाजे हुआ करेंगे किस चीज के, जो इवेंचुअली होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल पहले जैसा पढ़ा है। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में ये फेयर वैल्यू होती थी पहले दिन की और अपडेट नहीं होती थी। अब ये फेयर वैल्यू हुआ करेगी ट्रांजैक्शन डेट की और रीमैयर भी हुआ करेगी, तकरीबन इंट्रिंसिक वैल्यू वाले की तरह। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू दो दफा करते थे अपडेट, सेटलमेंट के वक्त भी और ईयर एंड पे। तो ये भी ऐसे ही किया करेंगे। हर ईयर एंड पे हुआ करेगा और सेटलमेंट के वक्त हुआ करेगा। तो ये तकरीबन इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जैसा है, बस वहां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड होता था, यहां पर लायबिलिटी क्रेडिट होगी। कैलकुलेशन के एतबार से ये तकरीबन इंट्रिंसिक वैल्यू जैसा है। ये मतलब नहीं है मेरा इस बात का कि इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फार्मूला था इसका भी वो फार्मूला, ये नहीं कहा मैंने, लेकिन ट्रीटमेंट के एतबार से तकरीबन वैसा ही है कि ये वैसे ही अंदाजे,
ये भी अंदाजे, ये अमाउंट ट्रांजैक्शन डेट की भी, हर ईयर एंड पे भी और सेटलमेंट पे भी रीमैयर हुआ करेगी। तो इंट्रिंसिक में भी ऐसे ही करते थे। सर ये 3 दफा रीमेयर होगी ट्रांजैक्शन डेट पे? रीमैयर, रीमैयर ट्रांजैक्शन डेट पे मैयर हो गई, उसके बाद ईयर एंड पे रीमैयर होगी और सेटलमेंट पे रीमैयर होगी। तो दो दफा री बोला मैंने, ये तीसरा था। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाले की तरह है, बस वहां क्रेडिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड होता था, यहां पर लायबिलिटी होगी। पेज 9 के एंड पे, पेज 9 के एंड पे कैश सेटल्ड, इसकी ना जो बेस्ट मिसाल है वो एक टर्म होती है शेयर एप्रिसिएशन राइट, SARs। वो ये होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को कागज पे लिख के दे देते हैं कि तुम्हारा हक है 4 साल नौकर रह लो, 4 साल बाद शेयर की जितनी कीमत होगी उसका कैश तुम्हें मिल जाएगा। शेयर नहीं मिलेंगे, शेयर की जितनी वैल्यू बनती होगी उसका तुम्हें कैश मिल जाएगा। इसको शेयर एप्रिसिएशन राइट्स कहते हैं। तो इसकी बेस्ट मिसाल शेयर एप्रिसिएशन राइट्स है। सवालों में भी उम्मीद है यही होगा। पेज 9 के एंड पे कैश सेटल की हेडिंग है, फिर मेजरमेंट की हेडिंग है, फिर रिकग्निशन की हेडिंग है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टिंग कंडीशंस है। सारा पढ़ लें, ये सब बता दिए मैंने। यानी अगले पेज पे जो हेडिंग है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद कैश अल्टरनेटिव, इससे ऊपर ऊपर सारा पढ़ लें, ये बता दिया सारा। एग्जांपल्स में बस जहां जहां इक्विटी का वर्ड होता था वहां लायबिलिटी का वर्ड आ गया। नहीं ये एग्जांपल्स में सर शुरू में शेयर एप्रिसिएशन राइट ये आपने भी बताया, आगे लिखा हुआ ग्रांटिंग शेयर दैट आर ये होता है कि हम उनको कहते हैं कि ये शेयर्स तुम्हें दिए हैं, लेकिन 3 महीने बाद ये तुम शेयर हमें वापस करोगे और हमसे पैसे लोगे, रिडीमेबल हो गया ना। जो उस टाइम उसकी वैल्यू वो डिपेंड करता है कि हम उससे क्या टर्म्स एग्री कर रहे हैं, लेकिन पैसे ही देने लगे ना उसको और पक्के पैसे मिलने लगे हैं, तो ये वो सर एक सर ये जो आपने कॉलम बनाया है, अच्छा। ये भी कमाल ने सवाल पूछा था कि एग्जांपल्स के अंदर ग्रांटिंग शेयर्स दैट आर रिडीमेबल, ये क्या है। हो सकता है हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दें और कहें कि 2 महीने बाद ये तुम वापस कर लेना और जितने पैसे बनते होंगे वो तुम्हें कैश में, यानी शेयर हमने ही दिए उनको, उन्होंने खरीदे नहीं है, हमने शेयर्स दिए और कहा रखो 3 महीने बाद तुम हमें बेचोगे आके, या जब भी बाहर किसी को नहीं बेचोगे, जब जाओगे तब हमें बेच देना या 3 महीने बाद बेच देना, मिसाल दे रहा हूं। तो ये रिडीमेबल हो गए, तो अब उन एम्प्लॉय को तो पैसे ही मिलेंगे ना हमसे, तो ये कैश सेटल की मिसाल है। और सर ये जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टिंग कंडीशन में अदर ये सब वही है जो पहले लिखा हुआ है। सर, लेकिन ये जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है उसमें आपने लिखा है बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ अवार्ड। हम एक्चुअली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं ना दे रहे उसको, हम अवार्ड, इसके लिए अवार्ड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि इतने के तुम्हें पैसे मिलेंगे, 4 शेयर्स के बराबर तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो 4 के लिए अवार्ड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है, 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12।
ये लेक्चर यहीं पॉज करें और क्वेश्चन 12 भी और क्वेश्चन 13 भी ये पढ़ लें, कर लें। और उसको करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू वाला होता था। डबल एंट्रीज नहीं मैंने इसमें पूछी, ये मैंने सारी एग्जांपल जो है ना, एक दो के अलावा ये वो आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स कॉपी की हुई है। रिक्वायरमेंट बदली हुई है लेकिन ओरिजिनल आईएएस वाली कॉपी की हुई है मैंने। हाँ, कुछ सवाल खुद बनाए थे, जैसे वो जो मॉडिफिकेशन का सवाल दिया था, खुद ही बनाया था। उसमें मतलब आई कैप की बुक में उस तरह की मिसाल थी तो मैंने उसको चेंज करके खुद सवाल बनाया हुआ था। तो जो बाकी हैं वो आईएएस के ओरिजिनल एग्जांपल्स ही मैंने कॉपी की हुई हैं। तो जिस तरीके से इंट्रिंसिक वाला सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 7, बेशक पहले उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, वही पैटर्न दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल वही काम तो हो रहा है। फेयर वैल्यू अपडेट हो रही है, जो कमी बेशी है वो P&L में जा रही है, सेटलमेंट डेट पे फिर अपडेशन हो रही है, बिल्कुल वही पैटर्न है। बस वहां पर हम लोग शेयर इशू कर रहे होते थे एंड पे, यहां पर कैश दे रहे होंगे। वहां पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड हो रहा होता था क्रेडिट, यहां पर लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी। सिर्फ नाम का फर्क आ रहा है, काम बिल्कुल इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जैसा ही हो रहा है। तो उसी अप्रोच को जहन में रखते हुए क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 कर लें। लेक्चर पॉज कर दें, क्वेश्चन 12 13 करें, फिर लेक्चर आप लगाएंगे तो मैं क्वेश्चन 12 13 आपके मसले डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलें लेक्चर पॉज करें और क्वेश्चन 12 और 13 अभी करें। हाँ जी, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12 डन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 12 और 13, ये जो 12 और 13 है ना, इसमें दोनों तकरीबन सेम है, दोनों सेम है। 12 में सिर्फ ये था कि सिर्फ सर्विस कंडीशन थी 3 साल की, जबकि 13 में परफॉर्मेंस कंडीशन है क्योंकि टारगेट रेवेन्यू दे दिया गया है। तो अगर सिर्फ सर्विस कंडीशन है तो फिर तो कंफर्म 3 साल है, लेकिन उसमें भी हम ये एस्टीमेट बदल रहे होते हैं ना। तो 13 के अंदर परफॉर्मेंस कंडीशन थी लेकिन उसमें भी कंफर्म 3 साल थे, तो यहां पर भी हम अंदाजे बदल रहे थे। ईयर 2 में जाके हमें लग रहा था कि ये लोगों से अचीव नहीं होना है, तो जब हमें लग रहा था कि लोगों से अचीव नहीं होना, तो एंड पे कितने इंस्ट्रूमेंट्स के कैश देंगे उनको? जीरो। तो इसलिए फिर वो ईयर 2 के एंड पे क्यूमुलेटिव जीरो निकला। वन में जीरो निकला, 2 में निकलता तो क्यूमुलेटिव जीरो, वो भी आगे एक सवाल कराऊंगा उसमें 2 में जीरो निकलेगा। अच्छा, इन दोनों सवालों में ना, ये मैंने आपको जो कहा था वो समझाने के लिए कहा था, समझाने के लिए कि जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का ट्रीटमेंट होता था वैसे ही, लेकिन इट डजंट मीन कि इस सवाल में इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करेगी, नहीं। हमने अपने एम्प्लॉयज को कैश देने का वादा किया है, कितना कैश देना है इसको यकीनन किसी ना किसी चीज से लिंक किया होगा। क्या वो हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू होगी? नहीं, हरगिज नहीं। इस सवाल में इंट्रिंसिक वैल्यू थी।
ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि ये वो अमाउंट है जो हमने कैश देनी है। अगर हमने शेयर की प्राइस के बराबर कैश देना होता तो हम लायबिलिटी को किस पे मेजर कर रहे होते हर ईयर एंड पे? जो शेयर की प्राइस पे कर रहे होते। तो इस सवाल में इत्तेफाक से इंट्रिंसिक वैल्यू का वर्ड आ गया, और मैंने इस सवाल को कराने से पहले जो आपको बताया था वो भी मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू बोला था। मैंने सिर्फ इंट्रिंसिक इसलिए बोला था कि ताकि वो जो ट्रीटमेंट करते थे वैसा ही ट्रीटमेंट है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि कैश सेटल्ड के अंदर भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करेगी, नहीं। हमने अगर एम्प्लॉइज को कहा है कि जो दे दिया करेंगे, तो हर ईयर एंड पे हम इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू अपडेट करके कहां तक ले आया करेंगे? जो उस वक्त शेयर प्राइस हुआ करेगी। क्वेश्चन 13 तक किया ना? ठीक है, चलें ये नोट्स पे वापस आ जाए। इस आईएस में 3 चीजें हम देख रहे थे, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, और वो ट्रांजैक्शंस जिसमें इक्विटी करना है कि कैश करना है, इसकी ऑप्शन होगी। अगर आप नोट्स के पहले पेज पे जाके देखें तो मैंने इसमें शुरू में बताया था कि आईएस 3 चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है, इक्विटी सेटल पे, कैश सेटल पे, और वो ट्रांजैक्शंस जिसमें ऑप्शन है कि जो मर्जी कर लें, चाहे कैश कर लें चाहे इक्विटी कर लें। अब इस तीसरी टाइप पे आते हैं। अगर कंपनी ने प्लांट खरीदा है, प्लांट, और जिससे खरीदा है उससे 6 महीने का क्रेडिट किया है, और उसको यह कहा है कि 6 महीने बाद आप चाहें तो हमसे 5000 शेयर्स ले लें और चाहें तो 4000 शेयर्स के बराबर कैश ले लें। किसके पास ऑप्शन है कि कैश या शेयर्स? हमारे पास या सप्लायर के पास? इसको कहा जाएगा कि काउंटर पार्टी हैज द ऑप्शन। दूसरी मिसाल, अगर हमने प्लांट खरीदा है और उसको कहा है कि जी 6 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे, देखेंगे हमारा जो दिल किया, अगर शेयर्स का दिल किया तो शेयर इशू कर देंगे, अगर कैश देना हुआ तो फिर हम कैश दे देंगे। अब किसके पास ऑप्शन है? हमारे पास। तो ये 2 केसेस हो गए। तो लास्ट पेज पे आए, सेकंड लास्ट पे, सेकंड लास्ट के एंड पे ही। कैश अल्टरनेटिव कहाँ है हेडिंग? सर ये है पेज 10 के एंड पे। पेज 10 के एंड पे, पेज 10 के एंड पे हेडिंग है कि ट्रांजैक्शन है या तो उसने इवेंचुअली कैश में सेटल होना है या इवेंचुअली इक्विटी में सेटल होना है। अब कैश में सेटल होना है कि इक्विटी में सेटल होना है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल किसके लिए है? या तो जिस पार्टी के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके पास ऑप्शन है, या फिर हमारे पास ऑप्शन है। तो उसमें पहली हेडिंग जो मैंने दी है वो दी है काउंटर पार्टी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट। पेज नंबर 10, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद कैश अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इसमें पहला नीला नीला क्या है हेडिंग? काउंटर पार्टी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट। अगर दूसरी पार्टी के पास चॉइस है, अगर दूसरी पार्टी के पास चॉइस है तो हमें जहनी तौर पे दोनों कामों के लिए तैयार रहना चाहिए ना। किन दोनों कामों के लिए? या तो कैश सेटल करेंगे या इक्विटी, या कैश सेटल करेंगे इक्विटी सेटल करेंगे। तो अगर दूसरी पार्टी के पास राइट है तो हमें तो सारी जिंदगी कंफ्यूजन ही रहेगी। इस कंफ्यूजन को कहते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने आपको पढ़ाना है, ये आपको मैंने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे पढ़ाना है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कंफ्यूजन ही होती है कि जब ये एंड पे सेटल होगा
तो पता नहीं पैसे देने पड़ेंगे कि शेयर्स देने पड़ेंगे, हमें कंफर्म कब पता चलेगा? जब एंड पे सेटलमेंट होगी तभी पता चलेगा, वेस्टिंग पीरियड नहीं, जब सेटलमेंट होगी। तो इसमें फिर हमें दोनों का मार्जिन रखना पड़ता है, इक्विटी सेटल्ड का भी और कैश सेटल्ड का भी। इसमें दो केस हैं। पहला केस, जो चीजें खरीदी जा रही हैं या जो सर्विसेज ली जा रही हैं उनकी फेयर वैल्यू निकल सकती है, पहले भी इस तरह ही पढ़ा था हमने। दूसरा केस, इनकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती। पहला केस, अगर इनकी फेयर वैल्यू निकल सकती है तो हम जो गुड्स खरीद रहे हैं या तो वो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। या जो सर्विसेज ले रहे हैं या वो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। केस 1, इनकी फेयर वैल्यू पता है तो कितने से डेबिट करें? जितनी इनकी फेयर वैल्यू है। और चूंकि कंफ्यूजन है, हो सकता है ये पार्टी जिससे गुड सर्विसेज ली हैं ये कल को कैश ले जाए, हो सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ले जाए, तो हमें तो कंफ्यूजन रहेगी। तो इस कंफ्यूजन का हल ये है कि हम दोनों ही क्रेडिट कर देते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड भी और लायबिलिटी भी। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का नाम वो भी ठीक है, इक्विटी ऑप्शन वो भी ठीक है, इक्विटी कंपोनेंट वो भी ठीक है, जस्ट इक्विटी वो भी ठीक है, नाम का इतना बड़ा मसला नहीं है। तो हमें साथ लायबिलिटी भी क्रेडिट करनी पड़ेगी और इक्विटी भी क्रेडिट करनी पड़ेगी। लायबिलिटी कैसे क्रेडिट करेंगे? इसको कैश सेटल्ड समझते हुए इस ट्रांजैक्शन को उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। इस ट्रांजैक्शन को कैश सेटल्ड समझते हुए इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। कैसे, वो भी प्रैक्टिस से आइडिया होगा। तो इसकी फेयर वैल्यू निकलेगी कैश सेटल्ड समझते हुए। ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये उससे कम होगा, 99.99% चांस है कि ये इससे कम होगा, यानी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे ही निकलेगी। इतने ज्यादा चांसेस हैं कि आईएएस में बात ही यही है। लेकिन हो सकता है कि ये ज्यादा हो और वो कम हो, तो फिर हमें डेबिट चाहिए होगा, वो डेबिट एक्सपेंस बन जाएगा, P&L में चला जाएगा। लेकिन चांस बहुत कम है, ज्यादा चांस ये है कि ये ज्यादा होगा ये कम होगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो इक्विटी। पेज 10 के एंड पे, पेज 10 के एंड पे सर आपने इधर एंट्री में इसलिए वो P&L नहीं लिखा क्योंकि 99% चांस है कि नहीं होगा। जी। जी ठीक है। ये क्या है, हमें इन गुड्स सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता है, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, ये इसकी मिसालें हैं। लेकिन अगर हमें इनकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर क्या करेंगे? केस 2, हमें इनकी फेयर वैल्यू नहीं पता। फिर उस सूरत में यह होगा कि अगर ये ट्रांजैक्शन कैश सेटल्ड होती तो क्या होता, फेयर वैल्यू ये तो उतने से क्रेडिट होगी। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन इक्विटी सेटल्ड होती, यानी अगर वो पार्टी इक्विटी ही पे राजी हो जाती, जो कि अभी सवाल करेंगे तो पता चलेगा, तो क्या वैल्यू होती, ये वो होगी। दोबारा हमने उस पार्टी को कहा है कि या तो 5000 शेयर्स ले लेना या 4000 शेयर्स के बराबर कैश ले लेना। 5000 शेयर्स ले लेना या 4000 शेयर्स के बराबर कैश ले लेना। तो अगर वो
4000 के बराबर कैश ही लेगा, कैश सेटल्ड, ये उतने से क्रेडिट होगा। और अगर हम कैश वाली बात को छोड़ दें, दूसरी ऑफर क्या की हुई है कि 5000 शेयर्स ले लेना, तो उसकी जो वैल्यू बनती है ये उतने से डेबिट होगा, ये उतने से क्रेडिट नहीं होगा, ये उतने से डेबिट होगा। और फिर जो बैलेंसिंग है ये होगा, यानी ये बैलेंसिंग ही है। कच्चा कच्चा अभी सवाल के साथ पक जाएगा, अभी सवाल के साथ पक जाएगा। पेज 11 के टॉप पे पढ़ लें एंट्री, अभी सवाल के साथ पक जाएगा। यानी हमने जो उसको शेयर अल्टरनेटिव दिया है उसकी जो फेयर वैल्यू है उससे एक्सपेंस डेबिट या एसेट, और जो कैश अल्टरनेटिव दिया है उसकी फेयर वैल्यू से लायबिलिटी क्रेडिट, और जो दोनों का डिफरेंस है वो इक्विटी क्रेडिट। यानी इक्विटी कंपोनेंट बैलेंस करके ही निकलना है दोनों के लिए। और यहां पर भी वही बात है कि अगर ये कम है और ये ज्यादा है, जिसके चांसेस बहुत कम है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो फिर जो एक्सेस है वो एक्सपेंस बनेगा, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। ये कम है वो ज्यादा है, तो सर वो बैलेंस में कवर नहीं हो जाएगा? ये कम है ये ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे निकलेगी, डेबिट पे निकलेगी ना, तो वो एक्सपेंस होगा, फिर ये नहीं होगा। पढ़ लिया? अब ये सवाल कराता हूं ना तो होगा क्लियर। ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई, ये इक्विटी रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, क्या पूरी अमाउंट फौरन रिकॉर्ड कर देनी है? वो बातें अपनी जगह कायम हैं कि अगर इमीडिएटली वेस्ट हो गया है तो फौरन एंट्री हो जाएगी, अगर इमीडिएटली वेस्ट नहीं हुआ तो ओवर द पीरियड होगा। वो बातें कायम हैं अपनी जगह पर। जिस तरह हम कैश सेटल्ड में थोड़ी 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 लायबिलिटी बना रहे थे वेस्टिंग पीरियड तक, थोड़ी थोड़ी इक्विटी बनाते जा रहे थे वेस्टिंग पीरियड तक, कर रहे थे ना, ये वैसे ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। यानी आप समझ लें 2 सवाल कंबाइन हो गए, 2 सवाल कंबाइन हो गए। इसके साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा होगा जो पहले करते थे, क्या रीमैयर रीमैयर रीमैयर, ये रीमैयर नहीं हो रहा होगा। ये भी जैसे क्यूमुलेटिव पे निकल रहा था 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3, ये भी जैसे 1/3, 2/3, 3/3, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, बस सवाल डबल हो गया। मॉडिफिकेशन, अच्छा हाँ, मॉडिफिकेशन से जो पहले मॉडिफिकेशन से जो पहले सीखा था ये वो है, और जो कैश सेटल में सीखा ये वो है। कैश सेटल तो भी सीखा है ना, तो जो दोनों के साथ इंडिविजुअली सीखा है वही मामला होगा। सब्सिक्वेंट के साथ पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ लें। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट लिखा है ना पेज 11 पे, इसका पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें। पढ़ लिया? पॉइंट 2 आपने लिखा है कि रीमेयर्ड फेयर वैल्यू, सर ये तो सिर्फ उसके स्पेसिफिकली लायबिलिटी के लिए लिखा है ना? तो मैंने क्या लिखा? एट द सेटलमेंट डेट लायबिलिटी लिखा है ना। पॉइंट नंबर 3, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते 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 अब सेटलमेंट डेट यानी अब वो होने लगा है, जो
या तो कैश लेगा या इक्विटी लेगा। अब सेटलमेंट डेट आ गई, हमने तो दोनों बनाए में, होना तो दोनों में से कोई एक है। अगर वो कैश पे राजी हो जाता है तो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। और ये जो कंपोनेंट आ रहा है इसका क्या करें? सर अगर शेयर लेगा तो शेयर कैपिटल नहीं लिया ना शेयर, कह रहा हूं कैश लिया इसने, सर इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। लेकिन अगर वो कैश की बजाय इक्विटी ले लेता है तो ये लायबिलिटी डेबिट या आती रहेगी ऐसे ही, सर ये तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट करनी पड़ेगी ना। अब लायबिलिटी डेबिट ऐसी समझा जाएगा कि अगर ये 1 लाख रुपए है तो हम ये समझेंगे कि 1 लाख रुपए उसको नहीं दे रहे ना, हम उसको देने थे, नहीं दे रहे, उसके बदले में शेयर इशू कर रहे हैं। तो ये जो लाख रुपए है ये शेयर कंसिडरेशन ही कंसिडर हो जाएगी। सर अब उसने कहा कि मुझे शेयर चाहिए तो लायबिलिटी बनाई हमने लाख की, ठीक है, हम उसको समझेंगे जैसे लाख रुपए शेयर्स के बदले आ गया, हमारा बच गया ना लाख, पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसे ही है जैसे हमने शेयर के अगेंस्ट ये 1 लाख रुपए बचा लिया, तो लाख रुपए लायबिलिटी डेबिट, कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। सर जो इससे पहले आपने बताया फिर वो क्या था फिर जो आपने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे? दोबारा सुने, सेटलमेंट डेट पहुंच गई, दो में से कोई एक काम होगा, या वो कैश लेगा या इक्विटी लेगा। पहले मैंने कहा कि अगर कैश लेगा तो क्या होगा, क्या होगा? सर लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट और इक्विटी को ट्रांसफर कर देंगे। बस ये बात खत्म हो गई। यहां मैं पॉज ले लेता हूं। दूसरा हल, वो कैश की बजाय शेयर्स ले लेगा, तो अब क्या होगा? ठीक है, तो सर ये लायबिलिटी जो हमने क्रेडिट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और ये समझेंगे हम कि इस लायबिलिटी के अगेंस्ट हमने शेयर इशू कर दिया, तो कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ये जो नंबर 3 लिखा हुआ ये पढ़ लें। सर ये जो बी पॉइंट में आपने लिखा है लायबिलिटी शैल बी ट्रांसफर टू इक्विटी एज कंसिडरेशन, सर इसका ये मतलब हुआ कि हमने लायबिलिटी डेबिट करके शेयर इशू कर दिए? जी, ये ऑफ है, ऑफ और नहीं, ऑफ है, कंसिडरेशन ऑफ। ठीक है, चलें क्वेश्चन 13 पे आ जाए। दोबारा 14 पे, 14 पे। पढ़ लें। वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉई द राइट टू चूज आइदर आजाद फैंटम शेयर। अच्छा, फैंटम शेयर्स एक टर्म होती है, फैंटम शेयर्स। ये ना यही जो आगे लिखा हुआ है ना, इन्हीं को फैंटम शेयर्स कहते हैं। दैट इज के आगे क्या लिखा हुआ? राइट टू कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1000 शेयर। जी जी, इन्हीं को फैंटम शेयर्स कहते हैं। फैंटम शेयर एक एग्रीमेंट को कहते हैं जिसके तहत कुछ शेयर्स के साथ लिंक करके एम्प्लॉय के पास कैश लेने का हक होता है।
इस एग्रीमेंट को फैंटम शेयर कहते हैं। ये जो दैट इज के बाद लिखा हुआ है ना, ये उसका मतलब ही लिखा हुआ है। फैंटम शेयर का ये मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हम कुछ नंबर ऑफ शेयर्स के बदले लोगों को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा हक है, कैश ले लेना। शेयर नहीं देंगे, कैश देंगे। इसको फैंटम शेयर कहते हैं, इस एग्रीमेंट को। सर वो 1000 शेयर भी हो सकते हैं या 1200 भी हो सकते वो जो भी एग्री हो रहा है। सर ये सेकंड लास्ट लाइन भी जरा बता दें। क्या जी? सर ये सेकंड लास्ट लाइन, if you after taking into account the effects of post vesting transfer restriction। अच्छा बताता, पढ़ लिया सवाल? जी सर। हमने अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि 3 साल नौकरी कर लो, हम तुमसे वादा कर रहे हैं 3 साल नौकरी कर लो बस, कि या तो 1200 शेयर्स ही ले लेना, या फिर 1000 शेयर्स के जितने पैसे बनते होंगे वो ले लेना। या तो 1200 शेयर्स ले लेना या 1000 शेयर्स के जो पैसे बनते होंगे वो ले लेना। हमने उनको ऑप्शन दिए, तो ये काउंटर पार्टी हैज एन ऑप्शन आ गया। और आपको शेयर प्राइसेस दी हुई है कि शेयर्स की क्या क्या प्राइसेस होंगी। ये जो 48 रुपए है ना, इसके साथ एक टर्म लिखी हुई है कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब होता है कि अगर हमने कहा है कि 1200 शेयर्स ले लेना, तो हो सकता है हमने कुछ शर्तें लगाई हों। क्योंकि देखें, एक लॉजिकल बात है, हमने अपने एम्प्लॉय को कहा कि 3 साल बाद 1000 शेयर्स के बराबर पैसे ले लेना या फिर 1200 शेयर्स ले लेना। तो अब वो क्या करेगा देखिए फायदा कहाँ भाई, 1000 शेयर्स की भी कीमत ही देनी थी, तो 1200 शेयर्स ले ले। तो 1200 शेयर्स लेके क्या करे, बेच दे। तो पहले उसको 1000 शेयर्स के पैसे मिल रहे थे, 1200 शेयर्स ले ले, जाके बेच दे। तो कंपनी ने बेवकूफ नहीं हो गई? नहीं समझ आई ट्रांजेक्शन? देखो, हमने अपने एम्प्लॉय को कहा कि तुम ऐसा करना, 3 साल बाद या तो 1000 शेयर्स के बराबर पैसे ले लेना। कितने पैसे ले लेना? जितना उस वक्त मार्केट में शेयर होगा ना, या फिर पैसे लेने की बजाय हमसे 1200 शेयर्स ले लेना। तो एम्प्लॉय कंपनी से 1000 शेयर्स के पैसे लेगा या 1200 शेयर्स लेगा? सर देखिए मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अरे भाई, मार्केट में 50 रुपए चल रहा है। अब बताओ, अब बताओ। क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन यही है, हमने कहा है कि या तो 1000 शेयर्स की कीमत के बराबर पैसे ले लेना या फिर 1200 शेयर्स ही हमसे ले लेना। क्या करेगा एम्प्लॉय? सर शेयर की प्राइस सर 50 रुपए, ठीक है ठीक है, और जो कह रहे हैं कि 1200 शेयर लेगा सर वो 48 रुपीज आ रही है उसकी प्राइस। यार, इस वर्डिंग को रहने दें 48। मैंने आपसे इतना सा कहा है कि एम्प्लॉय को कंपनी ने ऑफर किया कि या तो 1000 शेयर्स के बराबर पैसे ले लो या 1200 शेयर्स ले लो। क्या करेगा एम्प्लॉय? सर वो 1000 शेयर के बदले पैसे लेगा। 1200 शेयर्स ना ले? सर उसकी प्राइस कम है, नहीं लेगा। कहाँ कम है? सर ये दफा करो सवाल को, कुछ नहीं लिखा, तोड़ के फेंक दो लैपटॉप। मैं पूछ रहा हूं कि या तो 1000 शेयर्स ले लो, 1000 शेयर्स के बराबर पैसे ले लो, या 1200 शेयर्स ले लो। सर वो पैसे लेगा, शेयर तो कंप्लीट करेगा, 3 साल फ्री मिलेंगे उसको। तो पैसे भी मिल जाएंगे। पैसे कब मिलेंगे? 3 साल बाद मिलेंगे। क्या करेगा एम्प्लॉय?
सर अगर उसने शेयर खरीदे तो वो बेच बेच देगा पैदा होगा तो क्या करेगा? तो शेयर लेगा। हाँ जी, शुक्र। अगर हम उसको कह रहे हैं कि 1000 शेयर्स के बराबर पैसे ले लो या 1200 शेयर्स ही ले लो, तो वो चुप करके 1200 शेयर्स लेगा और मार्केट में जाके बेच देगा। तो हाथ में कितने शेयर्स के बराबर पैसे आ गए? 1200। तो हमसे वो 1000 के पैसे क्यों ले? तो कंपनी तो बेवकूफी कर रही है ना फिर। तो फिर कंपनी इतनी भी बेवकूफ नहीं है, कंपनी फिर शर्तें लगाएगी। कंपनी ये कहेगी कि अगर तो 1000 शेयर्स के पैसे लेने, ये 3 साल बाद तुम्हें कैश मिल जाएगा, लेकिन अगर 1200 शेयर्स लेने हैं तो तुम फिर साल तक बेच नहीं सकते उनको, या बेचने हुए तो हमें बेचोगे डिस्काउंटेड प्राइस पे, वरना तो बेवकूफ है ना कंपनी। अकल में आई बात की नहीं? तो ये जो लिखा है ना कि आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस, ये मतलब है इसका कि कंपनी शर्तें लगा देगी, वरना तो एम्प्लॉय यकीनन शेयर लेगा, फौरन बेच देगा। तो फिर कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि बेचने बेचने कोई नहीं है तुमने। तो 4 साल 3 साल का टाइम है, और चौथे साल के शुरू में, तीसरे के एंड में भी हो सकता था, मैंने एमई बस चौथे साल का शुरू कर दिया, तीसरे का एंड ही है, बस ऐसे ही मैंने स्टार्ट ऑफ ईयर 4 कह दिया। अगर कैश अल्टरनेटिव लेता है तो क्या, और अगर इक्विटी, यानी अगर वो कैश ले ले तो क्या होगा और इक्विटी ले ले तो क्या होगा। ये एंट्रीज हम साथ साथ करते रहे हैं, इसलिए एंट्रीज तो वही हैं, तो इसलिए एंट्री सोल्यूशन से ही देख लें। मैं बता देता हूं, आप सोल्यूशन खोल लें साथ, क्योंकि मैंने साथ साथ कराई हुई हैं। जब इक्विटी सेटल करते थे उसके भी सवालों में एंट्रीज कराई हैं, कैश सेटल में मैंने वो इंट्रिंसिक वाली एंट्रीज कराई थी, मैंने कहा था वैसी सी एंट्रीज हैं, तो इसलिए एंट्रीज पीछे सोल्यूशन से ही देख लेते हैं, मेरे साथ साथ चलिएगा। गुड्स और सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता चल सकती, एम्प्लॉय की सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता चल रही है? नहीं चल सकती ना। तो केस 1 के केस 2? केस 2। एम्प्लॉय कॉस्ट कितने से डेबिट होनी चाहिए? बल्कि छोड़े, सोल्यूशन मैं बताता हूं, रहने दें। एम्प्लॉय कॉस्ट कितने से डेबिट होनी चाहिए? सर अब पता नहीं चले तो इक्विटी इक्विटी की। तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, सर ये सिनेरियो 1 कर रहे हैं 2 कर रहे हैं? सिनेरियो 1 2 में फर्क किस में पड़ेगा, कब पड़ेगा जाके? सर जब वो चूज करेगा एंड पे जा एंड में ही ना, तो अभी तो सब ऐसे ही चलेगा। एम्प्लॉय कॉस्ट कितने से टोटल डेबिट होनी है? 1200 शेयर्स की वैल्यू कितनी? 48। ठीक है, कितना हो गया? सर 57600 57600। लायबिलिटी कितने से क्रेडिट होगी? कैश सेटल वाली ऑप्शन को रख के सामने, सोल्यूशन रहने दें, मैं कर रहा हूं। सर ये क्वेश्चन को लो। क्वेश्चन कैश सेटल वाली ऑप्शन को सामने रख के, क्या है कैश सेटल वाली ऑप्शन? सर ये 50 रुपए आ रही है ग्रांट डेट पे शेयर, तो 1000 into 50 50,000। तो फिर इक्विटी पोर्शन कितना हुआ? चूंकि वेस्टिंग पीरियड है तो इस एंट्री ने फिर 3 टुकड़ों में जाके चार्ज होना है। चूंकि वेस्टिंग पीरियड है तो इस एंट्री ने फिर 3 टुकड़ों में जाके चार्ज होना है। 1/2 1/3 1/3 2/3। ठीक है, अमाउंट्स निकाल ली हमने टोटल, बस अब इन्होंने 1/3 2/3 3/3 करके होना। पहली एंट्री करता हूं। सर ये जो लायबिलिटी का हमने 50 लिए है, सर ये ग्रांट डेट वाला लेंगे ना, तो क्वेश्चन में उसने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 शेयर प्राइस कितनी आ रही है। हाँ जी, इनिशियली तो ग्रांट डेट की फिगर ये है ना, ये 48 कब की फिगर है? तो ये भी ग्रांट डेट ग्रांट की है, ठीक है। तो ये ग्रांट डेट ही की फिगर्स हैं। तो सर जो उसमें आगे शेयर की प्राइस थी वो किस लिए दी है? वो लायबिलिटी को रीमेजर करने के लिए दी है। अब देखो हमने कितना कैश देने का वादा किया है? 1000 शेयर्स के बराबर ना, तो शेयर्स के बराबर, तो अब कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात आएगी।
नहीं, तो वो इत्तफाक से बस क्वेश्चन 12 और 13 में थी, इस सवाल में नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर के बराबर कैश। तो हम सबसे पहले ईयर 1 में एंट्री कर देंगे एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट पूरा 57,600। नहीं सर, आप तो पूरा करेंगे सर। ईयर 1 में पूरा कर दें। सर वो लाएंगे ओवर द पीरियड। हाँ तो फैलाए ना, कितना हो जाएगा? बारिश हो रही है। हो बारिश हो रही है यार, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चल आ जा यार, ना दरवाजा खोल के खड़ा आ जा बस। सर 9200 3 पे बांट देंगे ना, 19,200। सर 110 2534। ये हमने इनिशियल एंट्री करनी, ईयर एंड पे भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ईयर एंड पे भी हो सकती है। मैं अभी तोड़ के कर रहा हूं, फिर बताऊंगा ईयर एंड पे करते तो क्या करते। ये मैंने इनिशियल कर दी, किसी पर्पज से की है, और वो पर्पज मेरा ये है कि एम्प्लॉय कॉस्ट की बजाय प्लांट भी हो सकता था, तो फिर प्लांट डेबिट होता, तो वो ईयर एंड पे होता या स्टार्ट पे होता? स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैंने ईयर स्टार्ट की एंट्री की है। अदरवाइज सर्विसेज की एंट्री ईयर के एंड पे भी आ सकती, कोई मसला नहीं। सर सर्विस की एंट्री स्टार्ट पे कैसे आती है? मैंने स्टार्ट पे इसलिए की है ताकि प्लांट भी तो हो सकता था ना, तो आपको ये बताऊं कि हमने कौन से दिन की वैल्यूज लेनी है, लेकिन एंड पे भी हो सकती है। एंड पे होती तो क्या होती, मैं दूसरी एंट्री कर लूं फिर बताता हूं। इसकी वैल्यू ने अपडेट होते रहना, जी सर। इसने, नहीं सर ये तो सेम है। ये तो 48 वाले पे रहेगी, लायबिलिटी ने होना है, इसने तो होना है कि नहीं होना? होना है। तो ईयर एंड पे आके हम इस लायबिलिटी को, अभी 50 के हिसाब से रिकॉर्डेड है, ईयर एंड पे आके क्या करें? सर 52 के सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में उसी तरह का एक टेबुलर वर्किंग देखिए बनाई हुई है। सॉल्यूशन के एंड पे, सबसे एंड पे आ जाए। देखें वही है ना नीली पीली वर्किंग। ईयर 1 के एंड पे आके क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब 52 रुपए क्यों हो गया? सर अपडेट किया है। क्योंकि ईयर एंड पे सवाल में आपको शेयर प्राइस अब 52 रुपए दी हुई है, ठीक है। अच्छा इसी तरह ईयर 2 के एंड पे अब वो 52 से 55 हो गई, तो देखें 55 किया, लेकिन साथ 2/3 आ गया। जी सर, उनका दूसरा साल था और आखिर में आके सेटलमेंट हो गई, जी सर। लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो ये एंड पे 0 हो गया। और सेटलमेंट में देखिए 60 आ रहा है, सर इसको भी अपडेट किया हमने। सेटलमेंट डेट पे भी तो करना है ना, जी सर। तो वो 60 हो गया। और जो डिफरेंसेस हैं वो, सर एक चीज नहीं समझ आ रही, जी ये जो आपने क्वेश्चन कल 8 किया था सर, वहाँ 28 ले रहे थे, डिफरेंस ले रहे थे सेटलमेंट। वो इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना था। यहां पर हमने पैसे देने हैं शेयर की प्राइस के बराबर, तो इसलिए शेयर की प्राइस आ रही है। जो आपने क्वेश्चन 12-13 किया है उसमें कहा था इंट्रिंसिक वैल्यू, कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी है उतना कैश देंगे। अभी क्या कहा हुआ है? शेयर के बराबर। शेयर के बराबर पैसे देंगे। सर एक चीज और, जी जी बोझे मेरे, सर कल हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 7 जिसमें आपने एंट्रीज करवाई थी सर, उस एंट्रीज में जो सेटलमेंट आ रही थी सर वो आपने 28 के हिसाब से की थी, सर डिफरेंस लिया था सर, उधर अच्छा। 28 क्यों नहीं क्यों किया था और इधर 60 क्यों कर रहे हैं? आपने कहा अपडेट करना है,
वो इंट्रिंसिक वैल्यू थी, ठीक है, वो केस और था। वो केस और था। बात केस की नहीं है, वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपडेट करना था, यहां पर हमने उस पे अपडेट करना है जितने पैसे देने हैं। तो शेयर की वैल्यू के बराबर पैसे देने, लिखा हुआ है कि 1000 शेयर्स के बराबर पैसे देंगे। बाकी लोग भी सुने, मैं मुदबाना गुजारिश कर रहा हूं, हम लोग जब कैश सेटल कर रहे हैं तो कैश सेटल में क्या हो रहा है, हमने उनको पैसे देने हैं। अब वो पैसे किस हिसाब से देने हैं, जैसे एग्री हो जाए। इस सवाल में क्या एग्री हुआ है, शेयर की प्राइस के बराबर पैसे देने हैं। तो हमने हर ईयर एंड पे लायबिलिटी पोर्शन को किस पे अपडेट करके ले आना है, शेयर की प्राइस पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे, शेयर की प्राइस पे। हां, जो क्वेश्चन 12 और 13 किया है उसमें लिखा हुआ था कि हमने उतना कैश देना है जितना इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर आ रहा होगा। बात क्या है, कैश कितना देना है। तो उस सवाल में चूंकि कहा हुआ था क्वेश्चन 12 13 में, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपडेट कर रहे थे। इस सवाल में कहा हुआ है शेयर की वैल्यू देनी है तो शेयर की वैल्यू पे अपडेट कर रहे हैं। तो लायबिलिटी के वर्किंग से ये वही देखें 1/3 2/3 किया हुआ है, वही जैसे कर रहे थे अब तक। तो जो डिफरेंस ऑफ एक्सपेंस आ गया, तो ईयर 1 में मजीद रीमेजरमेंट पे कितना एक्सपेंस बनाए, कितना बनाऊं, हाँ जी, सर जो उसकी फेयर वैल्यू का डिफरेंस था उसमें बनाएंगे ना। हाँ हाँ। सर, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या, वो अभी वर्किंग तो दिखाई है, वो वर्किंग किस लिए की है। और नहीं, आपने कहा खुद कैलकुलेट करना है तो मैंने नहीं नहीं, वो वर्किंग खोल दी ना, वो वर्किंग सोल्यूशन की वर्किंग दिखा दी। सर 666 ये हमने रीमेजरमेंट किया ना, तो 666 आ गया। सर ये हर साल 2 एंट्री होंगी। नहीं, ये सिर्फ, अच्छा ठीक है चले, अभी ईयर 2 कर लूं फिर बताता हूं। ये एक एंट्री भी हो सकती थी, ये वैल्यू तो 25-33 ही होती, और इन दोनों को मिला के हम सीधी सीधी ईयर एंड वाली फिगर लिख देते। क्लोजिंग जो बैलेंस आ रहा है। तो इन दोनों को मिला के हम यहां पर 17 कितना, सर 1733 हम ये भी लिख सकते थे, और टोटल अमाउंट ऐड करके डेबिट भी कर सकते थे। अभी मैंने सिर्फ इसलिए तोड़ के दिखाया है कि हो सकता है सर्विसेज की बजाय प्लांट होता, तो फिर तो वो पहले दिन एंट्री करनी होती है ना, मैंने इसलिए तोड़ के दिखाया, वरना सर्विसेज के केस में ये कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है। ये 25-33, ये ईयर एंड वाली फिगर कितनी निकाली हुई है, 1733 और इन दोनों को सम करके ये फिगर कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। कैसे वर्किंग करनी पड़ेगी, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट एक बार ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन लाजमी करनी पड़ेगी पहले दिन वाली, पहले दिन वाली। ये मैंने पहले दिन वाली की है ना। इस अमाउंट के लिए आपको पहले दिन की ये वर्किंग करनी पड़ेगी। हो गई, अब ये अमाउंट पता चल गई, अब इसको हम हर साल रिकॉर्ड करते जाएंगे। सर ये आपने तोड़ के लिखा है क्या, इनको ओवर द पीरियड फैला के एंट्री। जी जी, ये फैला के एंट्री तो हर साल तोड़ के ही होगी ना। अब ईयर 2 देख लेते हैं। ईयर 2 में फिर 2 काम होंगे। क्यों, इक्विटी ने भी हर साल 3 टुकड़े रिकॉर्ड होने, और लायबिलिटी ने भी हर साल 3 टुकड़े रिकॉर्ड होने। लायबिलिटी का हर साल का टुकड़ा कैसे निकालेंगे, वो टेबुलर वर्किंग करके, हर साल क्यूमुलेटिव होगी और जो डिफरेंस है वो एक्सपेंस है। इक्विटी का हर साल का टुकड़ा कैसे निकालेंगे, वही वर्किंग करके, हर साल क्यूमुलेटिव निकालेंगे और जो डिफरेंस होगा वो एक्सपेंस है। तो जो इनके लिए इंडिविजुअली सीखा हुआ है वैसे ही अब आगे करना है। चूंकि नंबर ऑफ पर्संस में कोई चेंज नहीं आने लगा, इसलिए ये हर साल 25-33 ही आता जाएगा। हाँ, अगर कोई चेंज आ रही होती तो जैसे चेंज करना सीखा है वैसे ही होता। सर यहाँ पे आपने कंपाउंड एंट्री क्यों नहीं की है ये जो लायबिलिटी
इक्विटी आपने लिखी थी, आपने कहा था ओवर द पीरियड। यहाँ जी सर, ये इक्विटी की एंट्री है, ये लायबिलिटी की एंट्री है। इसकी वैल्यू अलग निकाल रहे होंगे, इसकी वैल्यू हम लोग अलग निकाल रहे होंगे। इसकी कितनी वैल्यू निकल रही है जी? क्लोजिंग ओपनिंग का डिफरेंस 19334। ये ईयर 2 की एंट्रीज है। सर आपने कहा ये सेम रहेगी इक्विटी, फिर ये दोबारा बता दीजिए कैसे सेम रहेगी। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर ऑफ बंदे चेंज हो रहे हैं, नहीं, ईयर चेंज हो रहे हैं, ये कौन सा सर? मतलब 3 की जगह 4 हो गया, नहीं हो रहा है ना, तो ये हर साल सेम रहेगा। जब एस्टिमेट्स ही चेंज नहीं हो रहे, देखो इसने तो चेंज नहीं होना, 1200 इंटू 48, नहीं सॉरी, इस फिगर ने तो अब चेंज नहीं होना ना, अपडेट तो नहीं होना। इसको 1/3 करना था, पहले साल का आंसर आ गया। 2/3 करना था, दूसरे साल का आंसर आ गया। 3/3 करना था, तीसरे साल का आंसर आ गया। और इनका जो डिफरेंस होना था, तो चूंकि इसमें चेंज ही कोई नहीं आ रही, तो ये हर साल सेम रहेगा। और लायबिलिटी हर साल अपडेट होता रहेगा। तो इसी तरह से ईयर 3 की भी एंट्रीज हो जाएंगी। लेकिन सर लायबिलिटी के लिए वर्किंग लाजमी नहीं है, अपडेट करना है ना। 3 साल गुजर गए, अब सेटलमेंट पे आते हैं। या तो ये हमसे शेयर्स ले जाएगा या पैसे ले जाएगा। सेटलमेंट डेट पे लायबिलिटी को अपडेट करना है, सेटलमेंट डेट पे करना है। अभी अभी 60 रुपए पे अपडेट कर लिया, लायबिलिटी 60 रुपए पे अपडेट हो गई, तो बुक्स में कितने पे आ रही होगी लायबिलिटी? 60,000 पे। अगर वो सिचुएशन वन क्या है? सर कैश कैश ले जाएगा। तो अगर कैश ले जाएगा तो कितना कैश देंगे हम? 60,000। एंट्री क्या हो जाएगी? जो हमने 60,000 लायबिलिटी डेबिट, 60,000 कैश क्रेडिट। और वो जो इक्विटी कंपोनेंट में आया पड़ा है 7600, रिटेल में तो देख लीजिए सिचुएशन 1 की एंट्रीज, पेज 8 के एंड पे। ओके। जी सर, सिनेरियो 2 में क्या होगा? शेयर इश्यू हो जाएंगे, तो लायबिलिटी डेबिट, जो इक्विटी कंपोनेंट बनाया हुआ है वो भी खत्म हो गया, अब वो भी डेबिट। कितने शेयर इश्यू हो रहे होंगे? सर वो जो 1200। उनकी फेस वैल्यू कैपिटल में क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो प्रीमियम। अगले पेज पे देखिए, टॉप पे एंट्री, लायबिलिटी डेबिट हो गया खत्म। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड बनाया था, इक्विटी कंपोनेंट, वो भी डेबिट हो गया खत्म। शेयर इश्यू हो गए, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो शेयर प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, अब इसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें, और जो नोट्स हैं उनमें एक आधा पेज रह गया बताने वाला, तो वो अब हम ब्रेक के बाद कर लेते हैं। हाँ जी, कल क्या बात बताई थी? सर 22 में बताया थी, जिसने किसी जमीन पर आपने हदीस जमीन के बारे में। अच्छा जी, सही बुखारी में रिवायत है, और ये हम लोगों को, मतलब जो अकाउंट फाइनेंस के लोग हैं, उनको बेहतर समझ आनी चाहिए इस लिहाज से कि अगर किसी पे जुल्म किया है ना हमने दुनिया में, तो क़यामत का दिन इंसाफ का दिन है। डेट सेटल तो होगा, डेट सेटल होगा। अगर हमने किसी पे जुल्म कर दिया है तो डेट बन गया हमारे ऊपर, जिम्मेदारी बन गई, लायबिलिटी बन गई। इंसाफ में बदला तो होना है। दुनिया में सेटल कर लेंगे, चाहे अमाउंट में चाहे माफी मांग के सेटलमेंट हो जाएगी, तो क़यामत तक कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर क़यामत के दिन कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर क़यामत के दिन सेटल होगा, और जब क़यामत के दिन सेटल होगा तो उस वक्त सेटलमेंट की करेंसी
तो कैश नहीं होगी। उस दिन सेटलमेंट की करेंसी या नेकियां होंगी या गुनाह होंगे। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि उसे दुनिया में माफ़ करवा ले, क्योंकि वहां यानी क़यामत के दिन दिरहम व दिनार ना होंगे। अब सेटलमेंट कैसे होगी? पहले उसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हिस्सा दिया जाएगा, और अभी भी अगर डेट सेटल नहीं हुआ और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो उसके भाई जो कि मजलूम है की बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। चलें, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है।